नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसलिए वीडियो भी छोटा है और आप लोग इसे आसानी से समझ भी लेंगे और अच्छे से कवर भी कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक और कमेंट भी करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सन 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो डिफेंस एक्सपो होता है, डिफेंस मेला भी कहते हैं जिसको हम लोग, यह प्रति 2 सालों के अंतर में, कितने सालों में, प्रति 2 सालों के अंतर में होता है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर प्रदर्शनी लगती है हमारे आधुनिक हथियारों की या भी रक्षा संबंधी जो भी हम लोग उपकरण बनाते हैं, चाहे वो DRDO की तरफ से हो या फिर अन्य देशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं दोस्तों। तो आपको पता है ना कि 2 सालों में यह डिफेंस एक्सपो लगता है। और सन 2022 का जो डिफेंस एक्सपो है दोस्तों, यह भारत के गांधीनगर में लगाया जाएगा। गांधीनगर कहाँ है आप लोगों को पता होगा, एक गुजरात की राजधानी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, गांधीनगर गुजरात। अब आप ये कहोगे कि यदि 2 सालों में है तो लास्ट जो 2020 था 2020 का डिफेंस एक्सपो कहाँ लगा था, तो दोस्तों वह लगा था लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो लास्ट का भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट तो हमने बता ही दिया आपको कि गांधीनगर में लगेगा, लेकिन अगर पिछला पूछा जाता है तो वह लखनऊ में लगा था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत के नए महानियंत्रण लेखा, ठीक है, CGA, इनका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वह होता है कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंट। ठीक है, तो महानियंत्रक लेखा कौन बने हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है दीपक दास, सोमा राय बर्मन, अतुल सहाय, महेश जी। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारे दीपक दास जी हैं वह भारत के नए लेखा महानियंत्रक या CGA बने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और एक किस क्रम के, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि किस क्रम के हैं, तो यह हमारे 25वें CGA है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने किनकी जगह ली, तो वह ली है सोमा राय बर्मन जी की, जो हमारी 24वें लेखा महानियंत्रक थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दीपक दास 25वें महानियंत्रक CGA बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अशोक कुमार, SN घोरमड़े, MM नरवणे, बिपिन रावत। तो चूंकि ये शायद मेरी नज़र में पेज कट गया दोस्तों, इसलिए ऑप्शन अलग अलग हो गए हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से आप लोगों को पढ़ देता हूँ। अशोक कुमार, SN घोरमड़े, MM नरवणे और बिपिन रावत। तो दोस्तों जो हमारी नेवी के वाइस प्रमुख या उप प्रमुख आप कह सकते हो, वह बने अब की बार SN घोरमड़े। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह ली अगर ये हो तो इन्होंने अशोक कुमार जी को रिप्लेस किया है दोस्तों। इंडियन नेवी की बात करें, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके जो चीफ हैं वो एडमिरल कौन है? करमबीर सिंह जी। ठीक है, आपको याद रखना जो प्रमुख हैं। और 4 दिसंबर प्रतिवर्ष हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, तो SN घोरमड़े अब की बार भारतीय नेवी या इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख बने हैं और उन्होंने अशोक कुमार जी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करेंगे? ठीक, तो इसके ऑप्शन देख रहे थे सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, अब्दुल्ला शाहिद, S जयशंकर। तो दोस्तों अब की बार जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा हो रही है, जिसे हम लोग UNGA बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ इसको, यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली हो रही है UNGA, तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वह करेंगे अब्दुल्ला शाहिद। अच्छे से याद रखना आप लोगों को। अब ये अब्दुल्ला शाहिद हैं कौन? तो ये मालदीव के, लिख दे रहा हूँ मैं, मालदीव के विदेश मंत्री हैं। ठीक है, और मालदीव की तरफ से पहली बार ये अध्यक्षता मिली है दोस्तों अभी तक के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपको कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, आप लोगों को पता होगा इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, बहुत अच्छे से याद करना है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इनके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। और इसके विश्व के 193 देश सदस्य हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो संयुक्त जो राष्ट्र की महासभा है वह उसकी अध्यक्षता अब की बार अब्दुल्ला शाहिद विदेश मंत्री मालदीव के करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है?
देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्या खासियत मैं बताता हूँ। पहले तो जानेंगे कि इस वर्ष 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक, जो पीवी सिंधु ने अपने देश को कांस्य पदक दिलवाया, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, चीन की वांग हुओ को हरा के इन्होंने ये जीता था दोस्तों। अब मैं बात करूंगा कि ये खासियत क्या है। देखिए पीवी सिंधु इससे पहले 2016 रियो ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल देश के लिए जीत चुकी हैं, रजत पदक। तो ये इकलौती ऐसी खिलाड़ी हैं इंडिविजुअल रूप से जिन्होंने 2 पदक दिलवाए हैं देश को, ठीक है, एक सिल्वर और एक कांस्य। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप लोगों को पता होगा, हैदराबाद तेलंगाना से ये बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही शुरू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, देखिए अभी हाल में ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने कोई न्यूज़ देखते हैं या फिर पेपर ही पढ़ते हैं तो उसमें ये दिया हुआ है, जो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है। बहुत ही बिल्कुल नया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से इसे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, किससे है, क्रूड ऑयल, ऑक्सीजन आपूर्ति, बुनियादी अवसंरचना संपत्ति है जिससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एसेट्स बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की जो इसका मुद्रीकरण पाइपलाइन हो रहा है वह रखता है आपका बुनियादी संरचना संपत्ति से। अब मैं इसे आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट, एक नई नीति लाई है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। इसके लिए जितनी भी संपत्तियां हैं देश की, जो नॉन रेवेन्यू हैं, जिनमें रुपए प्राप्त नहीं हो रहे हैं सरकार को अच्छे से, उनसे कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनको ये क्या करेंगे, जो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा बार बार, निजीकरण, निजीकरण सुन रहे हैं। हाँ ये वही चीज़ है दोस्तों, किसी निजी व्यक्ति को, निजी संस्था को एक किराए या लीज पर वो चीज़ दे दी जाएगी। कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। और ऐसा करके सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का। कितना, 6 लाख करोड़, यानी आप 6 ट्रिलियन भी बोल सकते हैं इसको, है 1 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है दोस्तों। तो अब 4 साल में 6 लाख करोड़ की संपत्ति को जुटाना है सरकार को, रुपए कमाने हो किससे, निजीकरण के द्वारा। जो संपत्तियों से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, वो चाहे आपका रेलवे सेक्टर हो, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर हो, हाईवेज हो, या कोई भी चीज़ हो, अन्य जो भी है, तो उनके द्वारा ये चीज़ करी जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जो निर्मला सीतारमण जी ने इसको घोषित किया है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा ये कि कोई भी चीज़ को 4 साल के लिए किराया लीज पे दे दिया जाएगा, ठीक है। आप ऐसा अगर किसी ने न्यूज़ पढ़ा हो तो इसमें आपने देखा होगा ब्राउन फील्ड करके एक शब्द आता है। क्या आता है, ब्राउन फील्ड आता है, ब्राउन फील्ड। देखिए 2 प्रकार की फील्ड होती है, एक ग्रीन फील्ड, एक ब्राउन फील्ड। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको कि देखिए ग्रीन फील्ड का मतलब कि यदि आप कोई एक कारखाना लगा रहे हैं या कोई एक उद्योग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, लेबर मजदूर लेके आएंगे, उसमें कुछ पैसा लगाएंगे, तब जाके उसको बना पाएंगे। इसे कहते हैं ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड क्या होता है दोस्तों कि आप बनी बनाई कंपनी को किराए पे लेकर अपने हिसाब से चालू कर दें, है ना। तो ये होता है ब्राउन फील्ड। तो इसी ब्राउन फील्ड की तरह देश की कई संपत्ति, हाईवे है, रेलवे, निजीकरण संस्था को दे दी जाएंगी दोस्तों, और उससे 6 लाख करोड़ कमाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि बुनियादी जो भी संरचना संपत्ति है, ठीक, इसको लीज या किराए पे देना 4 साल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा की जीवनी द कपिल शर्मा स्टोरी को किसने लिखा है। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इस कपिल शर्मा की जो बायोग्राफी लिखी है वह लिखी है अजिताबा बोस। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। इसका प्रस्तावना धर्मेंद्र ने लिखा है। देखिए अजिताबा बोस जी वही हैं जो भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम हो चुका है, नामित हो चुकी हैं ये। और मैं आपको और बता दूं, देखिए बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में भी अंतर होना चाहिए, समझने आ चाहिए आपको कि बायोग्राफी वह होती है जब किसी की जीवनी कोई अन्य व्यक्ति लिखता है ना। जैसे अजिताबा बोस जी ने कपिल शर्मा की लिखी, लेकिन यही चीज़ यदि कपिल शर्मा स्वयं लिखते तो वह कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, आत्मकथा। तो कपिल शर्मा की जो जीवनी लिखी है वह लिखी है अजिताबा बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया। ऑप्शन आपके सामने 22 से 26 अगस्त, 23 से 27 अगस्त, 24 से 28 अगस्त, और ऑप्शन 4 भी होगा 25 से 29 अगस्त। तो दोस्तों जो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है वह आपका मनाया गया है 23 से 27 अगस्त, ठीक है। प्रतिवर्ष
23 से 27 अगस्त में मनाया जाता है। 1991 से स्टॉकहोम की एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय जल संस्था के द्वारा ये मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार इसकी जो थीम भी पूछ देते हैं ना कभी कभी कि इसकी बार आपकी बार विश्व जो जल सप्ताह मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त मनाया गया दोस्तों। और ये 1991 से मनाया जा रहा है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो वैश्विक जल मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय विकास को लेकर इसका एक आयोजन हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि 23 से 27 अगस्त के बीच में विश्व जल सप्ताह, वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल में ही ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया गया? ओणम का त्यौहार बहुत आता है क्वेश्चन, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि ओणम का जो त्यौहार है वह केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अब इसके बारे में हम लोग कुछ अच्छे से समझेंगे जिसके आप लोगों को कंठस्थ हो जाए, दिमाग से ना निकले। देखिए दोस्तों, यह जो त्यौहार है यह कभी कभी अगस्त के लास्ट वीक में, नहीं तो प्रायः सितंबर में शुरुआत से ही मनाया जाता है केरल में। ठीक है, जो 10 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? याद रखना आपको, 10 दिनों तक। अब ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो केरल के लोग इसे फसलों का उत्सव मनाते हैं, जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति वगैरह मनती है उत्तर में, इसी प्रकार ओणम भी फसलों का उत्सव होता है दोस्तों। और इनके जो राजा थे महाबली, वहाँ के लोग राजा महाबली के स्वागत के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा याद रखना है कि राजा महाबली के स्वागत में यह त्यौहार प्रतिवर्ष सितंबर में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है दोस्तों, केरल में मनाया जाता है। अच्छा, एक कथा भी इनके रूप में विख्यात है, जो लोगों को नहीं जानते मैं बता दूं कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने एक वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया था दोस्तों। तो वही राजा बलि हैं जो दानी थे, इनके ही स्वागत के रूप में प्रतिवर्ष ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि महाबली जो राजा थे वो अपनी जनता को देखने प्रतिवर्ष आते हैं, ये मान्यता है वहाँ की। ठीक है, मैं इसमें कोई वेरीफाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी है जो सुनी है हमने भी। और अगर केरल की बात करें दोस्तों, भारत के दक्षिण का राज्य दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं। राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के राज्यपाल हैं। प्रसिद्ध साइलेंट वैली भी केरल में है। और अगर बात करें कि एमएसपी के लिए जो पहला गेहूँ के लिए तय हुआ था, वह राज्य भी केरल है दोस्तों। और गरीबी रेखा के नीचे जो लोग यापन करते हैं बच्चे, उनके लिए केरल ने ही सबसे पहले फ्री इंटरनेट की सुविधा भी ऐलान किया है। तो अच्छा देश है जिसकी साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल में ही किस राज्य में 150 साल पुराना लकड़ी का गर्तांग गली पुल को दोबारा से खोल दिया गया है? तो यह है दोस्तों उत्तराखंड का गर्तांग गली पुल है। पहले बंद था 150 साल से। अब इसमें लास्ट ईयर सरकार ने 64 लाख रुपए लगाकर इसको फिर से बनाया है, दोबारा इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, और इसको फिर से खोल दिया है। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो आप लोग जानते हैं राजधानी देहरादून है, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है आपकी। पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद दोस्तों। और अगर बात करें राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल फूलों की घाटी आदि राष्ट्रीय उद्यान बाग भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है दोस्तों। ठीक, तो और जैसे कुछ और रिलेट करके देख सकते हैं कि हिम तेंदुआ संरक्षण भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में ही बना हुआ है। और पिथौरागढ़ को देखें तो वहाँ पे लाइकेन पार्क है। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 261 मीटर, वह भी उत्तराखंड में है, तो भिलांगना नदी पर। तो इस प्रकार हम लोग उत्तराखंड को देख सकते हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड से जुड़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा वीडियो खत्म हुआ। 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको रिपीट करके भी देख सकते हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ऐसे ही प्यार लाइक और कमेंट के रूप में देते रहिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।